Hello friends, I'm Asta Gailot and you all are welcome on my YouTube channel एम जुडिशरी। आज के इस वीडियो में हम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर बात करेंगे। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अश्योर करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, इंडियन लीगल सिस्टम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारी चीजें आज हम लैंडमार्क केसेस के साथ कवर करेंगे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को समझने से पहले एक चीज आपके माइंड में आ सकती है कि जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट ही है, इसको इम्प्रिजन किसने किया है। लेकिन जुडिशरी ऑफ इंडिपेंडेंस एक नैरो टॉपिक नहीं है, एक नैरो एस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत एग्जॉस्टिव टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इसको अश्योर करती है कि किस तरीके से हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली इम्पार्शियली वर्क कर सकती है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी के थ्री पिलर होते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री को स्टैब्लिश करते हैं। ये पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ मेकिंग बॉडी। तो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराना या उस लॉ को एग्जीक्यूट कराना। और जब ये लॉ बन जाता है तो लॉ की इंटरप्रिटेशन का काम होता है जुडिशरी का। और जुडिशरी इसी इंटरप्रिटेशन में अगर इम्पार्शियल होकर काम करती है तो दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो ये चीजें हमें समझ आ गई। फोर्थ पिलर इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज मीडिया और प्रेस। तो हमारी कंट्री के फोर पिलर हैं जिसमें प्रेस या मीडिया फोर्थ पिलर है। बाकी थ्री पिलर पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और जुडिशरी का काम है लॉ को प्रोटेक्ट करना, इंटरप्रिटेशन करना, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन देना। यही जुडिशरी का काम है। और इस काम में अगर वो बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी पार्शियलिटी के काम करती है तो यही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंसिडर की जाती है। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। Indian judiciary is an independent body separate from एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये कहा गया है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से पूरी तरीके से ये सेपरेटली काम करती है। ये आंसरेबल नहीं है एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को अपने काम के लिए। और among the three organs of democracy, judiciary is responsible for interpreting the law made by legislature। ये हमने कवर कर लिया है कि जो लॉ लेजिस्लेचर बनाती है और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, उस लॉ का इंटरप्रिटेशन हमारी जुडिशरी करती है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी। जो डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, डिस्प्यूट रेज होते हैं, वेदर इट इज क्रिमिनल, सिविल, मैट्रिमोनियल या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो जो जुडिशरी का काम होता है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। यही इसका कार्डिनल प्रिंसिपल कंसीडर किया जाता है। इट इज डेसिफर्ड इन द सेवरल केसेस दैट द जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब है कि बहुत सारे केसेस हैं जिसके थ्रू ये स्टेब्लिश हुआ है कि जुडिशरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको प्रिजर्व करके रखती है, उसके जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की एनक्रोचमेंट नहीं होने देती। यही जुडिशरी का काम है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू डिलीवर जस्टिस। मतलब आफ्टर ऑल द जस्टिस भी डिलीवर करना होता है जुडिशरी को बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंडमार्क या प्रेसिडेंट। बाद में तो जुडिशरी को जस्टिस ही देना होता है ना। और जस्टिस देने में अगर वो इम्पार्शियल है, वो फ्री है, विदा बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी इंप्रेशन इन्फ्लुएंस के, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे। दिस इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और इसकी हमारी इंडियन लीगल सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ हमारे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का। अब हम इसके मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मीनिंग क्या होगा इसका। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो मीनिंग हुआ, अगर लिटिल मीनिंग समझा जाए, तो independence of judiciary means the judiciary is free from the control or influence of legal, legislature और executive। मतलब वही बात है जैसे कि हमारे डीपीएसपी का आर्टिकल 50 कहता है कि जो जुडिशरी है वो सेपरेट है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से उसको सेपरेट किया गया है। और वो सेपरेट है तो इम्पार्शियल है, इम्पार्शियल है तब भी वो इंडिपेंडेंट है। इट इज कंसिडर्ड द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब है कि ये जो इम्पार्शियलिटी है, ये जो इंडिपेंडेंसी है जुडिशरी की, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर किसी भी कंडीशन में अमेंड या चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? और ये प्रिंसिपल हमारा केशवानंद भारती के केस से आया था
कि जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को दिखाती हैं, वो किसी भी कंडीशन में पार्लियामेंट के थ्रू चेंज नहीं की जा सकती या पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, हमारा मीनिंग कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद कर लेते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में क्या क्या चेंजेस आए। तो एक कंप्रिहेंसिव और एक कंपैरिजन स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब कॉलोनियल एरा के टाइम की बात करेंगे कि जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म हुए, जुडिशरी में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन चीजें चेंज हुई, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर जुडिशरी। ये तो क्लियर है कि ब्रिटिश रूल था, तो एग्जीक्यूटिव का पूरी तरीके से जुडिशरी पे होल्ड था, एक डोमिनेंस थी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी थी और जुडिशियल पावर भी थी। मतलब वो किसी को पनिश भी कर सकता था और लॉ को एग्जीक्यूट भी करा सकता था। और अगर कोई लॉ से बाउंड नहीं होता था, ये लॉ को ओबे नहीं करता था, तो उसको पनिश भी कर सकता था। तो एग्जीक्यूटिव के पास भी जुडिशियल फंक्शन करने की पूरे राइट थे कॉलोनियल एरा में, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे। सेकंड चीज है मजिस्ट्रेट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही उनको अपॉइंट करती थी। तो मजिस्ट्रेट जाहिर सी बात है कि अगर जो उसको अपॉइंट कर रहा है तो उसके फेवर में ही डिसीजन देगा, इसका मतलब इम्पार्शियल नहीं थे। तो अंडर वो कैसे काम करते थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है देयर वाज नो रियल सेपरेशन ऑफ पावर एंड द जुडिशरी वाज नॉट फुली इंडिपेंडेंट। अगर वो फेवर में डिसीजन दे रहे हैं, अगर वो फेवर में जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं, तो वो सेपरेशन ऑफ पावर की तो बात ही नहीं हुई। यहाँ पे तो ये चीजें इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई कि जुडिशरी अलग वर्क करेगी एग्जीक्यूटिव से अलग होकर, वो इम्पार्शियल होकर काम करेगी, क्योंकि इम्पार्शियल तो है ही नहीं। तो ये चीजें वहां पे एबसेंट थी। अब आता है सेकेंड चेंजेस जो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू आया, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट एस्टेब्लिश द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके थ्रू सबसे बड़ा जो चेंज हुआ वो हुआ कि एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774। ये मैं ऑफलाइन क्लास में थोड़ा डिटेल में कराती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई 1774 में, किस एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू, लेकिन हुई थी एक साल बाद 1774 में कैलकाटा में। फर्स्ट अटेम्प्ट, ये पहला अटेम्प्ट था जब जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ ब्रिटिशर्स आगे बढ़े। सेकंड चीज है इसमें हाउएवर जजेस वर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड सर्व कॉलोनियल इंटरेस्ट। मतलब कि वो इंटरेस्ट किसका सर्व करते थे, ब्रिटिश क्राउन का। इम्पार्शियल यहाँ भी नहीं थे, तो यहाँ पे भी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी थी वो पूरी तरीके से एब्सेंट थी। तो बिफोर कॉलोनियल एरा में हमने दो चीजें पढ़ी कि एग्जीक्यूटिव का पूरा होल्ड था जुडिशरी के ऊपर। सेकेंड चीज हुई कि रेगुलेटिंग एक्ट थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन यहाँ पे भी इम्पार्शलिटी नहीं थी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप था ब्रिटिशर्स के थ्रू हाई कोर्ट एक्ट 1861। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू हुआ कुछ नए हाई कोर्ट क्रिएट किए गए। कहाँ कहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। नए हाई कोर्ट बनाए गए कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तीन जगह पे नए हाई कोर्ट्स बनाए गए इस एक्ट के थ्रू। और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहाँ भी नहीं थी, यहाँ पे भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस एब्सेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस था वो यहीं से बना। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक्ट के थ्रू लिए गए। दिस एक्ट marked a significant step towards जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये बहुत सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना गया जिसने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की नींव रखी। एस्टेब्लिश ऑफ फेडरल कोर्ट 1937, इसके थ्रू बना हमारा 1937 का फेडरल कोर्ट। हाई कोर्ट के जो ये हाई कोर्ट एक्ट 1861 था, इससे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक्ट था उसको खत्म किया गया। यहाँ पे 1935 के एक्ट से 1937 में फेडरल कोर्ट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके फंक्शन क्या थे, जो आज हम सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन देखते हैं अंडर आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके भी फंक्शन सेम थे। ये क्या क्या रिजॉल्व करता था, डिस्प्यूट बिटवीन किसके किसके बीच में, प्रोविंसेस एंड सेंटर के बीच में जो भी डिस्प्यूट क्रिएट होते थे उनका रिजोल्यूशन का काम इसके फंक्शंस में आता है। ये काम फेडरल कोर्ट का था।
और ये लॉ को इंटरप्रेट करता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे जो प्रोविजन थे जो रिक्वायर्ड थे कि उनकी इंटरप्रिटेशन की जाए, तो उसका फंक्शन था कि वो उनको इंटरप्रिटेशन करे। इसके बाद इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी थी। रेस्ट्रिक्शंस क्या थी? तो रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन में था कि जो अपील थी वो कहाँ हो सकती थी? प्रीवी काउंसिल। मतलब यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर रही है कि अपील अभी भी प्रीवी काउंसिल में ही जाती थी, और प्रीवी काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। 10, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का पूरा होल्ड है, यहाँ पे भी ये फ्री नहीं था। 10, इंडिया डिड नॉट हैव अ फुली सोवरेन जुडिशरी। अभी तक इंडिया में सोवरेनिटी नहीं थी जुडिशरी के एस्पेक्ट के हिसाब से। अभी भी जुडिशरी इम्पार्शियल नहीं थी। तो ये हमारे हो गए रेगुलेटिंग एक्ट 1861 का, हाई कोर्ट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1931। थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअली चेंज आ रहे हैं जुडिशरी में, लेकिन अभी तक भी जुडिशरी हमारी इम्पार्शियल नहीं थी। इसके बाद हम देख लेते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी थी हमारी 1946 में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारे काम किए गए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक्सेप्ट की जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाई थी, और वो हमारा प्रियम्बल बना बाद में जाके। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्यों जरूरी थी, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है। जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उन्होंने विटनेस की थी, मतलब कॉलोनियल एरा में उन्होंने देखा था कि जुडिशरी तो फ्री नहीं है, एग्जीक्यूटिव का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा बनाना है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट हो, वहां पे जहाँ और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में कोई भी वायलेट ना करे, कोई भी एनक्रोचमेंट ना करे। तो फ्रेमर्स हैड विटनेस एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर, वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टी, मतलब जो सिविल लिबर्टी थी लोगों की, वो पूरी तरीके से सस्पेंडेड थी। तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसे फ्रेमवर्क क्रिएट करनी चाहिए जो जुडिशरी को इम्पार्शियल करे। देयरफॉर दे वांटेड अ जुडिशरी कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग सिटीजन राइट, मतलब उस सिटीजन की सिविल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, और ये विजन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, और उन्होंने इसीलिए जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कंसीडर किया। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड इंट्रोड्यूस। इसके बाद क्या हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन इंक्लूड किए गए, जैसे कि पार्ट 4 में जो कि डीपीएसपी है, उसका जो आर्टिकल 50 है वो बात करता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है, और ये फेडरल स्ट्रक्चर को भी शो करता है। तो आर्टिकल 50 कहता है कि जो सेपरेशन है जुडिशरी की वो एग्जीक्यूटिव से है, जुडिशरी पूरी तरीके से फ्री है अपने काम में, एग्जीक्यूटिव उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी। दिस रिफ्लेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों की पावर सेपरेट है, दोनों अपने अपने फील्ड में एक दूसरे को एनक्रोच नहीं करेंगी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की भी बात हो गई। और ये जो हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलएलबी के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी। इसके बाद आता है पीरियड इंडिपेंडेंस के बाद का, जब हमारा इंडिया फ्री हो गया, मतलब 1947 के बाद का, और 19 स्पेशली 1950 के बाद का, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में एनफोर्स हुआ था। तो इसके बाद में क्या क्या चेंजेस आए, तो बहुत सारे लैंडमार्क थे, बहुत सारे प्रेसिडेंट थे जिसके थ्रू हम इस चीज को स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट लैंडमार्क केस था वो था आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये केस था 1967 का, और इस केस में हेल्ड किया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। इसके फैक्ट के थ्रू इसमें जजमेंट आया, और जजमेंट में कहा गया, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है हाई को अपने फंडामेंटल राइट को, जो पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको अमेंड करने का। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट कंसिडर किया जाता है, स्ट्रेंथन द जुडिशियल पावर अगेंस्ट लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। यहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी थी? जुडिशरी की। और एग्जीक्यूटिव की पावर को थोड़ा कर्टेल किया गया और कहा कि एग्जीक्यूटिव अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट को। सेकंड केस आता है हमारा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। ये केस है 1973 का, और ये इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में। इसने एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन लेके आया, और उस डॉक्ट्राइन के थ्रू कहा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज तो किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हम किसी भी कंडीशन में अमेंड नहीं कर सकते, उसको हम किसी भी कंडीशन में पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुआ किस केस केस के थ्रू? केशवानंदा भारती के केस के थ्रू। हालांकि केशवानंदा भारती केस हार गए थे, लेकिन इस केस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मेजर चेंज आया, वो चेंज था बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन का।
पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। मतलब जैसे कि यूनिफाइड जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बेसिक स्ट्रक्चर ही है, और इसको अगर पार्लियामेंट चेंज करती है तो इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय कर रही है बेसिक फीचर को। तो यहाँ पे वो चेंज नहीं कर सकती। द कोर्ट लेटर क्लैरिफाइड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है, जो जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी है, वो भी बेसिक फीचर है, और उसको भी हम अमेंड नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट की पावर यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इसने रास्ता चुना, इसने रास्ता, एक नींव रखी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की, और यहीं से बहुत सारे लैंडमार्क केसेस और भी आए जिनके थ्रू ये चीज स्ट्रेंथन हुई। इसके बाद इमरजेंसी के टाइम पे एक केस था, इसकी मैंने सेपरेट लेक्चर वीडियो बनाई हुई है अपनी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। एडीएम जबलपुर का केस है, इसको हैबियस कॉर्पस का केस भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये सिविल लिबर्टी के ऊपर है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस है ये, 1976 का। दिस इज नोन एज द हैबियस कॉर्पस केस, क्योंकि हैबियस कॉर्पस की जो रिट इशू की जाती है वो इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट में होती है, और यहाँ पे एडीएम जबलपुर जो थे, वो शिवकांत शुक्ला का जो डिटेंशन हुई थी वो इलीगल हुई थी, इसके अगेंस्ट में केस था। इशू था, क्या इशू रेज हुआ यहाँ पे? इशू था वेदर सिटीजन कुड अप्रोच कोर्ट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, क्या इमरजेंसी लगी हुई है और कोई पर्सन इम्प्रिजन किया गया है, तो क्या वो अप्रोच कर सकता है हेबियस कॉर्पस के केस के थ्रू, रिट के थ्रू, कि मुझे रिलीज किया जाए? तो इसका मेजॉरिटी व्यू क्या आया? फंडामेंटल राइट कुड नॉट बी इन्फोर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब एक तरह से ब्लैकेस्ट चैप्टर कंसिडर किया जाता है ये, कि इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो, और किसी के फंडामेंटल राइट कर्टेल हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, तो वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता। और यहाँ पे डिसेंट जजमेंट, सबसे अलग जजमेंट एचआर खन्ना ने दिया। सेपरेट जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें थोड़ा डिटेल में ये चीजें दी हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हो। स्टूड अलोन, ठीक है, जो डिसेंट जजमेंट था एचआर खन्ना का, तो वो सबसे अलग खड़े हुए, और बाद में इस केस की वजह से जो उन्होंने डिसेंट जजमेंट दिया, ऐसा माना जाता है कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। दिस केस बिकेम अ लेसन ऑन व्हाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज असेंशियल। और यही केस से पता चलता है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है। अब कुछ केसेस हैं जो 3 जजेस के नाम से जाने जाते हैं, बस 3 केसेस हैं। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। और इन केस के थ्रू कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, और जो कॉलेजियम सिस्टम का कंपोजिशन था वो थोड़ा बढ़ाया गया किसी केस में। तो ये भी हम सेपरेटली इसको करेंगे। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को श्योर करते हैं? तो ये हम पहले भी अभी कर चुके हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब आर्टिकल 50 है जो कहता है कि जो जुडिशरी है वो सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से, और वो सेपरेटली ही इसमें काम करेगी इम्पार्शियल होके। इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन डीपीएसपी, और डीपीएसपी को फ्यूचर के फंडामेंटल राइट कंसिडर किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जजेस। मतलब कि जो जजेस का टेन्योर होता है, जजेस का जो टाइम पीरियड होता है कि वो अपनी पोस्ट पे कब तक रह सके, इसका सिक्योरिटी है, इसको कोई नहीं हटा सकता। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो कि इजी नहीं है, रिमूवल होगा उस प्रोसीजर के थ्रू ही, इम्पीचमेंट के थ्रू ही, अदरवाइज उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो सिक्योरिटी दी हुई है जजेस के टेन्योर को लेके, तो ये भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को स्ट्रेंथन करता है। ये हमारा दिया गया है, अपॉइंटमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 124 में, और रिमूवल दिया गया है, जो रिमूवल की जो ग्राउंड है 124 में ही रिमूवल दिया गया है, और उसकी ग्राउंड है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन ग्राउंड के अलावा अलावा एक्सेप्ट दीज ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। अपनी पोस्ट से उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। यही ग्राउंड है जिनके थ्रू उस पे इम्पीचमेंट इम्पोज किया जा सकता है, अदरवाइज उसका रिमूवल नहीं होगा बिफोर द टेन्योर। सेकंड आता है हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होगा? तो दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 217, और इसमें सिमिलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है रिमूवल के लिए, कि उनको भी इसी ग्राउंड पे हम रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट बी रिमूव। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रिमूवल के प्रोसीजर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल तरीके से तो रिमूवल होगा नहीं, क्योंकि जजेस की बात है, तो एक स्पेशल मेजोरिटी का मोशन जाता है दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाता है,
और तब वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, तभी वो रिमूवल आगे जाता है। दिस अंश्योर्स जजेस आर नॉट रिमूव इजीली, मतलब कि पॉलिटिकल प्रेशर से उनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू ही इम्पीचमेंट लगा के उनको रिमूव कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी जो दी गई है उनके टेन्योर को लेके, वो भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ही पार्ट है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, अब हम बात करते हैं जो रिमूवल प्रोसीजर है उसके बारे में। हमने रिमूवल के आर्टिकल तो हमने देख लिए, किस किस आर्टिकल पे और किस किस ग्राउंड पे हम उसको रिमूव कर सकते हैं, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। लेकिन हम यहाँ पे एक स्टेप आगे जाके हम इसके प्रोसीजर पे बात कर लेते हैं, क्या प्रोसीजर रिक्वायर है। तो प्रोसीजर में सबसे पहले एक मोशन इंट्रोड्यूस होगा इनके इम्पीचमेंट को लेके, पार्लियामेंट के किसी भी इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद उस मोशन पे इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या क्या जो चार्ज लगाए गए हैं, जो ग्राउंड्स हैं, जो बताई गई है, क्या वो ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में के बाद स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर होगी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है 2/3 मेजोरिटी और द पर्सन मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाउस में जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उस मोशन को लेके, उसके 2/3 पर्सन होंगे जो उसको रेटिफाई करेंगे, जो उसको साइन करेंगे, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। इसके बाद अब बात आती है प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन इन लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर में या फिर सेंटर की पार्लियामेंट में जजेस के कंडक्ट को लेके कोई डिस्कशन नहीं होगा, ये प्रोहिबिट किया गया है। और दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 121 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, 211 फॉर द हाई कोर्ट। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट और स्टेट की लेजिस्लेचर जजेस की कंडक्ट को लेके कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन कब कब कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रोवाइजो है। एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, जब इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, क्योंकि इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग तो ग्राउंड पे ही चलती है, जो ग्राउंड गिवन है, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। और अगर वो ग्राउंड्स हैं और इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, तब तो कंडक्ट पे डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन जो रखी गई है, क्या ये ग्राउंड ठीक है। तो उसको छोड़ के बाकी हम कभी भी पार्लियामेंट में और स्टेट में जजेस की कंडक्ट को लेकर डिस्कशन नहीं कर सकते। ये भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का पार्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका मोटो है कि जजेस को हम प्रोटेक्ट करते हैं पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और पॉलिटिकल प्रेशर से। अब आता है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है, क्या क्या पावर है। 129 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, 215 में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सके। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इनके सेक्शन, इनके आर्टिकल्स हैं 129 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, 215 215 आर्टिकल है हाई कोर्ट का, कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। और ये आर्टिकल का हेडिंग होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये डिग्निटी और अथॉरिटी, जुडिशरी की जो अथॉरिटी है, जुडिशरी का जो डेकोरम है, उसको मेंटेन करे। तो ये भी जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कि हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम इजीली रिमूव नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट का स्ट्रिक्ट प्रोविजन होगा। ये सारी चीजें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अश्योर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके कॉलेजियम सिस्टम की बात। कॉलेजियम सिस्टम क्योंकि हमारा सेकेंड जजेस ट्रांसफर केस से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका हम अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं इसमें 124 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, 217 जो हाई कोर्ट के जजेस की बात करते हैं। ओरिजिनली द एग्जीक्यूटिव हैड ग्रेटर रोल, बट लेटर जुडिशरी बिकेम द डोमिनेंट थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम जब आ गया, और अभी भी प्रिवेल करता है कॉलेजियम सिस्टम, उसके बाद से जुडिशरी का रोल ज्यादा होने लगा। अदरवाइज एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस ज्यादा था अपॉइंटमेंट को लेकर। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये हम अभी आगे देखेंगे, क्योंकि आगे हमें केस के जजेस केस कर रहे हैं, उसमें कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस कब हुआ, क्या क्या होता है, वो चीजें भी है। तो इसके बाद हमारा आता है जजेस केसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एलएलबी के सेमेस्टर्स के लिए भी और जुडिशरी मेंस के लिए भी। तो ये केस हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला केस है 1981 का, वो केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें एग्जीक्यूटिव के पास प्राइमेसी थी, एग्जीक्यूटिव के पास सुप्रीमेसी है अपॉइंटमेंट को लेके। इसके बाद इसका जजमेंट ओवर रूल किया गया सेकेंड जजेस केस में। सेकेंड जजेस केस आया हमारा 1993 में, और जो एग्जीक्यूटिव को सुप्रीमेसी प्रोवाइडेड थी उसको ओवर रूल करके यहाँ पे सुप्रीमेसी आ गई हमारी जुडिशरी के पास। इस केस की साइटेशन है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस।
जुडिशरी ने रीगेन की अपनी प्राइमेसी और कॉलेजियम सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉलेजियम सिस्टम किस केस के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ, एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। तो सेकेंड जजेस केस जो आया हमारा 1993 में, उसके थ्रू कॉलेजियम सिस्टम इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया। तो ये चीज याद रखनी है कि एसपी गुप्ता के केस में एग्जीक्यूटिव को सुप्रीमेसी थी और इसको ओवररूल किया गया सेकेंड जजेस केस में, और सुप्रीमेसी चली गई किसके पास, जुडिशरी के पास, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। इसके बाद हमारा थर्ड जजेस केस आता है 1998 का, इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। इस केस में एक्सपेंशन किया कॉलेजियम सिस्टम में, सीजीआई रहेंगे, उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, और कॉलेजियम सिस्टम का इंडिया में अभी भी यही फॉर्मेट है, अभी भी यही फॉर्मेट है, यही स्ट्रेंथ है कॉलेजियम सिस्टम की, जो थर्ड जजेस केस के थ्रू एक्सपेंड हुई। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 99 नंबर का। इस अमेंडमेंट के थ्रू एनजेक आया, और ये अमेंडमेंट हुआ 2014 में। एनजेक मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 का। ये दोनों ही 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये कमीशन दोनों ही पास किए गए 2014 में, और लेकिन केम इनटू फोर्स इन ऑन 13 अप्रैल 2015 में। मतलब 2015 से ये इन फोर्स में आ गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया, और इसका रीजन था कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है और एग्जीक्यूटिव की रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा थी, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन किया गया। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए इसका स्ट्रक डाउन होना बहुत जरूरी है, इसलिए अभी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद हम इसके बाद हम पढ़ेंगे जजेस के ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व हैं। 222 आर्टिकल है, आर्टिकल 222, जिसमें प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई। मतलब सीजीआई को कंसल्टेशन करना जरूरी है प्रेसिडेंट को, और वो कंसल्टेशन के बाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि ट्रांसफर शुड नॉट बी यूज्ड एज पनिशमेंट, और ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने जजमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दिया तो एज अ पनिशमेंट उसको ट्रांसफर किया जाएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है, इसी से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अश्योर होगी। पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन पे इम्पोज की जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो रेस्ट्रिक्शन है वो दी गई है 124 के क्लॉज 7 में। कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और किसी आफ्टर रिटायरमेंट इंडिया की अथॉरिटी की किसी भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपेक्स बॉडी है, जुडिशियल की अपेक्स बॉडी है, और वहां से कोई पर्सन रिटायर होता है तो वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, एक डेकोरम एक डिग्निटी को मेंटेन करना है, और इम्पार्शलिटी भी मेंटेन करनी है। ये इंश्योर करेगा इम्पार्शलिटी ड्यूरिंग सर्विस, कि अगर उसने सर्विस दी है तो वो पूरी तरीके से इम्पार्शल था। ये चीजें इंश्योर करेंगी कि आफ्टर रिटायरमेंट वो कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं करेगा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस, अभी हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पढ़ ली, अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्या क्या चीजें होंगी, आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या होगा, टेन्योर कितना होगा, ये सारी चीजों के बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है अंडर आर्टिकल 146, चीफ जस्टिस कंट्रोल द स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सीजीआई के पास पूरा पावर होती है, पूरा होल्ड होता है कि अपने स्टाफ को और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सके। 229 में आर्टिकल हाई कोर्ट के बारे में है कि हाई कोर्ट अपने स्टाफ को कंट्रोल कर सकता है, कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शंस हैं मतलब वो उसकी सुप्रीमेसी जुडिशरी के पास ही रहेगी अपने अपने कोर्ट के रिस्पेक्ट में। जुडिशियल इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, जजेस इंजॉय प्रोटेक्शन टू एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। मतलब वो उनके पास फुल पावर होती है, फुल फ्लेज पावर होती है कि वो अपनी जो प्रोटेक्शन है वो पूरी तरीके से इंजॉय कर पाए, और इसको अपने इंटरप्रिटेशन में वो apply कर पाए। इसके बाद इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज है कि फियरलेस फंक्शनिंग कर पाए जुडिशरी, प्रोटेक्ट हो जाए वो किस चीज से, अननेसेसरी लिटिगेशन से, अननेसेसरी इन्फ्लुएंस से, पावर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब सुओ मोटो भी वो कोई कॉग्निजेंस ले सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे इंडिया में रेज हो रहा है या कोई ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है, तो सुओ मोटो भी जुडिशियल एक्टिविज्म को वो अप्लाई एप्लीकेबल कर सकता है। यही इसका पर्पज है। इसके बाद
इसके बाद कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करते हैं, एंश्योर करते हैं। ये कौन-कौन से केस लॉज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हमारे जुडिशरी के मेंस में, इंटरव्यू में और एलएलबी के सेमेस्टर्स में भी आते हैं। तो ये केसेस आपने नोट्स बनाने हैं तो आप इसको नोट्स भी बना लेना। ये केसेस है, फर्स्ट केस है हमारा इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। बहुत ही ज्यादा फेमस केस है। डेमोक्रेसी एंड जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्टेड। इंदिरा गांधी को बताया गया कि मैल प्रैक्टिस पे ये इलेक्शन जीत गई थी, बाद में इनको बैन किया गया था। तो इस केस में डिस्कस हुआ डेमोक्रेसी एंड जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्टेड। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की पार करके उनकी कैंडिडेचर को क्या किया गया, रेस्ट्रिकेट किया गया, खत्म किया गया। मिनर्वा मिल का केस है यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर है अंडर 368, इसको लिमिट किया गया इस केस के थ्रू। इस केस की डिटेल भी मैंने दी हुई है, पीडीएफ में प्रोवाइड की हुई है। इसके बाद आता है हमारा केस एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। जुडिशियल रिव्यू अंडर 32 एंड 226 हेल्थ एसेंशियल। इन रिट का भी जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। एल चंद्रा के केस में कहा गया है कि अंडर आर्टिकल 32 226 जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और ये बहुत असेंशियल है। सीवी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस ए एम भट्टाचार्य। इस केस में इंफेसिस किया गया जुडिशरी की इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस को लेके, चैलेंज किया गया जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेके कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको किस किस ग्राउंड पे हम चैलेंज कर सकते हैं। इस केस में डिटेल में ये बताया गया, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको केस की साइटेशन दे रही हूँ, केस के बारे में क्या हेल्ड हुआ वही बता रही हूँ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। ये है हमारा प्रोटेक्ट, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है जुडिशरी, फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करती है, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट को जुडिशरी कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में है कि जब हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है अंडर 32 हम सुप्रीम कोर्ट को मूव करते हैं। जब हमारा फंडामेंटल राइट और लीगल राइट वायलेट करता है हम 226 के थ्रू मूव करते हैं हाई कोर्ट को। इसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है जुडिशरी। वो देखता है कि कोई किसी के जुरिस्डिक्शन में एनक्रोच तो नहीं कर रहा। ये चीजें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, जुडिशरी। डेमोक्रेसी है कंट्री में या उसका कर्टेलमेंट हो रहा है, ये सब इंश्योर करता है जुडिशरी। ये जुडिशरी का ही काम है। रूल ऑफ लॉ दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 14। रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी इंश्योर करता है हमारा जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंडीशन में वायलेट नहीं होगा, उसका कोई भी प्रोविजन कर्टेल नहीं होगा, ये भी जुडिशरी का ही काम है। ये इंश्योर करता है फेयर जस्टिस, इम्पार्शियल डिसीजन, डिसीजन जो भी होगा इम्पार्शियल तरीके से होगा। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो अपनी जनता के लिए अकाउंटेबल है या नहीं है, ये भी इंश्योर करेगी जुडिशरी।